राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार, आपके जाने पहचाने ओमकार चौधरी सर हैं। भाई साहब प्रणाम। बहुत धन्यवाद याद करने के लिए बाबा जी। भाई साहब, राहुल गांधी के जितने झूठ थे वो एक एक करके एक्सपोज होते जा रहे हैं। संजय कुमार एक झूठा, एक फर्जी डाटा ट्वीट करते हैं और फिर पूरी कांग्रेस उसको लेकर उड़ने लगती है। इन्होंने पहले ही कहा था कि ये कर्नाटक के बाद हम महाराष्ट्र में भी इससे भी बड़ा एटम बम फोड़ेंगे। इनका एटम बम एक एक करके जो सुतली बम साबित हो गया। भाई ये जितने भी इन्होंने झूठ बोले थे, सब एक एक बिंदु का जवाब जनता को मिल चुका है। और सिर्फ एक बात बताऊं, मेरा तो ये मानना है कि जनता इनसे ज्यादा स्मार्ट है। जनता जानती है। जनता जानती है कि डुप्लीकेट वोटर का क्या मतलब होता है। जनता जानती है कि पिता का नाम अगर सही से नहीं छपा है तो क्या मतलब होता है। जनता जानती है कि जीरो एड्रेस का क्या मतलब होता है। जनता जानती है कि अगर फोटो वोटर लिस्ट में प्रॉपर नहीं है तो क्या मतलब होता है उसका। वोट कैसे चुराया जाता है, कैसे लूटा जाता है, आज तक 75 साल तक देश में कैसे वोट लूटा जाता रहा, 1950 से लेकर आज तक जनता सब जानती है। जनता को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। पर सर, जिस तरीके से एक एक करके झूठ एक्सपोज हो रहे हैं, फिर वो चाहे आदित्य श्रीवास्तव हो, चाहे वो फिर वो बनारस का विवेक सिंह हो, चाहे वो महाराष्ट्र का कर्नाटक का डांग हो जिसका नाम 4 जगह बता रहे थे, फिर वो चाहे शकुन कुमारी हो, शकुन देवी हो जो इन्होंने 2 बार वोट दिया, सब झूठ साबित हो गए। संजय कुमार ने सीट वापस ले लिया, पूरे राष्ट्र से अपोलोजाइज कर लिया। पर इसके बावजूद राहुल गांधी और उनके चमचे तो बिल्कुल अपोलॉजी की किसी मुद्रा में नहीं दिखाई दे रहे। रिसेंट अभी इन्होंने कल परसों में जो झूठ बोले हैं कि वो एक महिला को ले आए, बोला हमारा 6 लोगों का नाम था, कट गया, पता लगा नाम तो है। उसने खुद बोल दिया कि हमको तो जी ये मुखिया जी ले गए तो बोल रहे हैं राहुल गांधी आएंगे, इसे बोल देना, हमने बोल दिया। उसके बाद एक और था सुबोध कुमार, वो बोला कि हमारा नाम कट गया, उसका नाम भी है। तो सर, देश से माफी मांगना तो दूर, रोजाना एक्सपोज होने के बावजूद अनवरत झूठ बोल रहे हैं और इलेक्शन कमीशन पे मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। तो क्या सर वाकई मूक दर्शक बना रहेगा इलेक्शन कमीशन? मतलब हम इतने लाचार, इतने बेबस हो गए कि हम वाकई बनाना रिपब्लिक हो गए कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था को इस तरह एक आदमी झूठ बोल के बदनाम करता रहेगा और ये देश देखता रहेगा? ये इतनी लाचारी क्यों है? इसका हल आखिर क्या है जी? बाबा जी, बात ये है ये कानून किसके बनाए हुए हैं, किसके जमाने के बनाए हुए हैं, और जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको इतना लाचार, इतना मजबूर सा, इतना दंतहीन सा किसने बना करके रखा हुआ है। जब हम बात कर रहे हैं उस समय पार्लियामेंट में 3 कानून पेश किए जा रहे हैं या किए जाने वाले हैं, और अभी तक भी ये प्रावधान नहीं था हमारे संविधान में या हमारे नियम कायदे कानूनों में कि अगर कोई मुख्यमंत्री, अगर कोई प्रधानमंत्री, अगर कोई केंद्रीय मंत्री या राज्य का मंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार हो जाए तो उसको इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अभी जो नए कानून सरकार लेकर के आ रही है, इसमें प्रावधान किया जा रहा है कि अगर कोई गिरफ्तार किया जाता है लोक सेवक, तो उसको कितने दिन में बर्खास्त करना अनिवार्य हो जाएगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का आपको याद होगा कितने महीने वो जेल में मुख्यमंत्री बना बैठा रहा बेशर्मी के साथ। तो ऐसे अलग अलग जो संस्थान हैं, जो नियम कायदे कानून हैं, उनको इतना पंगु, इतना असहाय सा और इतना विभ्रम की स्थिति का बनाया गया था कि इसका लोग फायदा उठाते आ रहे हैं। जहां तक इस प्रकरण का है मामला के चुनाव आयोग काम कर पाएगा, कार्रवाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, देखिए चाहे तो कर सकता है। नियम तो हैं, कानून तो हैं। बात ये होती है कि इच्छा शक्ति है या नहीं है करने की, बियॉन्ड द लिमिट तक जाने की और
कार्रवाई करने की और फिर उस कार्रवाई के पीछे मजबूती से खड़े होने की। चुनाव आयोग आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव भी कराता है, राष्ट्रपति का चुनाव भी कराता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कराता है। वो राज्यों के लोकसभा के इनके कार्रवाइयाँ सारी और इनकी निगरानी रखना, उनकी सुनवाई करना, ये सब दायित्व चुनाव आयोग के हैं। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें कहा गया कि भाई करीब 800 के आसपास हमारे पास कर्मचारी और अधिकारी हैं। लेकिन जो अलग अलग राज्यों में सरकारें काम करती हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की भी हैं, वो कांग्रेस की भी हैं, वो टीएमसी की भी हैं, वो डीएमके की भी हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें, उनकी जो मशीनरी है वही जरूरत पड़ने पर चुनाव आयोग के तहत काम करती है, उन्हीं के जरिए सारे काम होते हैं। इस सब के बावजूद के उसकी पावर, उसको पता है कि क्या है और कहाँ तक उसको जाना है, और अगर वो एक्सट्रीम पर जाकर के किसी के खिलाफ कार्रवाई करता है तो उसको ये भी पता है कि ये लोग किस हद तक आगे बढ़ेंगे और क्या क्या करेंगे, तोड़ फोड़ से लेकर के और तमाम दूसरी चीजें, और बदनाम करना नेशनली इंटरनेशनली, क्योंकि एक पूरा इकोसिस्टम है इन लोगों के पास में। लेकिन अच्छी बात क्या है, पॉजिटिव बात क्या है, वो ये है कि ये सब करके एक एक करके अब एक्सपोज होते जा रहे हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी कहने को नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन जो विश्वसनीयता है वो लगभग शून्य है। आम मतदाताओं की बात मैं कर रहा हूं, विशेष वर्ग के मतदाताओं की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो आंख मूंद करके इनके पीछे हैं, या जो कांग्रेस के और इस परिवार के अंध समर्थक हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो आम मतदाता हैं इस देश का, उनका तो कभी का मोहभंग हो चुका है इस परिवार से भी और इनके झूठों से भी और इनके भ्रष्टाचार से भी। वो जान चुके हैं इनकी असलियत क्या है। नेता प्रतिपक्ष रहते हुए आपका आचरण कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरह मर्यादित और गरिमापूर्ण आपको व्यवहार करना चाहिए, इससे भी इनका कोई लेना देना नहीं है। जैसे वो लोंडे लफाड़े जो हैं वो हरकतें करते हैं, वो हाल आज राहुल गांधी का हो गया है। जिन मतदाताओं की आपने चर्चा की है बिहार में हाल के दिनों की, खुद माइक हाथ में लेकर के उनके इंटरव्यू टाइप ले रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उसी समय इनकी भाव भंगिमा, इनकी बॉडी लैंग्वेज से जिस तरह के सवाल डिजाइन किए गए, जिस तरीके से नपे तुले उनकी तरफ से जवाब दिलवाए गए, उसी से पता लगता है कि ये पूरी तरीके से डिजाइन किया हुआ सारा ड्रामा है, जिसमें ये हैं फ्रेम में और तेजस्वी यादव है। ये इनकी आखिरी कोशिश है बिहार को लेकर के कि किसी तरीके से रायता फैल जाए। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं 20 अगस्त है, 1 अगस्त से 20 अगस्त तक भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बिहार में जो एसआईआर हुआ है उसमें किसी तरह की कोई खामी नहीं निकाल पाई, किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट चुनाव आयोग को नहीं दे पाई। इन्होंने एक ड्रामा किया था। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होती है ये कि अगर कोई खामी है, अगर कोई कमी है, अगर किसी का नाम रह गया है, अगर किसी का गलत नाम जुड़ गया है, तो आप जो बीएलओ है या जो एसडीएम है या जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, आप उसके यहाँ जाकर के शिकायत कर सकते हैं। उसका एक तय फार्मूला है, फॉर्म 6, 7, 8 इसी के लिए बने हुए हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए आप उसके जरिए शिकायत कर सकते हैं। वो तो कर नहीं रहे हैं, ये कर रहे हैं ड्रामेबाजी। ये कैमरे पर ला करके लोगों से कुछ कुछ कहलवा रहे हैं। जैसे कपिल सिब्बल और योगेंद्र यादव कुछ तथाकथित भूतों को सुप्रीम कोर्ट में ले गए, वहां उनको पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि साहब हमें मृत बता दिया गया है, हम जिंदा हैं। फिर उनको राहुल गांधी अपने ड्राइंग रूम में लेकर के बैठे हैं, वहां भी ड्रामेबाजी चल रही है, उनको माइक लगाए गए हैं, सबको राहुल गांधी एक एक करके उनके सवाल पूछ रहे हैं। भाई अगर वो मृत की सूची में डाल दिए गए हैं तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि आप निर्वाचन आयोग के जो भी अधिकारी हैं
उनको वो जो भी संबंधित फॉर्म है उसको भर करके जमा करा दें, तो वो उसका निस्तारण हो जाएगा। हाँ, अगर आपको मृत की बिल्कुल। सूची में डाल दिया गया है तो आपको सूची में ले लिया जाएगा। लेकिन आपको करना है ड्रामा। आपको जो संवैधानिक संस्थाएं हैं भारत की, उसको एक तरीके से बदनाम करना है और उसके प्रति लोगों में अविश्वास की भावना पैदा करनी है। मेन गोल क्या है, मेन टारगेट क्या है, हेतु क्या है? हेतु है कि देश में अराजकता फैलाओ। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि ये एक एक करके सब एक्सपोज हो जा रहे हैं। उसी समय या कुछ समय बाद इनकी सच्चाई अब लोगों के सामने आ रही है। संजय कुमार का आपने जिक्र किया है। महाराष्ट्र के 2 विधानसभा क्षेत्रों के डेटा उन्होंने कहा कि साहब लोकसभा चुनाव में इतने मतदाता थे, विधानसभा चुनाव में घट करके 1-1 1.5 लाख वोट घट करके इतने रह गए। किसी को यकीन हुआ ही नहीं था। आप भाई 8 महीने में कितने मतदाता घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं? ऐसा नहीं होता है कि 25 से 40%, 42% मतदाता घट जाएं या बढ़ जाएं। मैक्सिमम इन्हीं के आंकड़े हैं। ये लाए थे देवेंद्र फडणवीस के विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े कि जी 8% बढ़ गए। देवेंद्र फडणवीस ने उसको काट करते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में एनसीपी जीती है, कांग्रेस जीती है, वहां तो 10 से 11% वोट बढ़े हैं विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच में। तो इसका कोई मतलब नहीं है, कि इसका कोई आधार नहीं है। और ये पहला चुनाव भी नहीं है जहां पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में मतदाता सूची संशोधित ना हुई हो या नए नाम ना जुड़े हों। पहले भी जुड़ते रहे हैं। तो एक एक करके ये सब फेक साबित हो रहे हैं। खुद संजय कुमार ने ही वो ट्वीट डिलीट किया, उसके लिए माफी मांगी और अपनी गलती मानते हुए। लेकिन सवाल ये है बाबा जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बेशर्म लोग, और मैं कहूंगा कि मीडिया हाउसेस भी, उनको भी पता है कि ये सब मैनिपुलेटेड आंकड़े तैयार करते हैं। और शुरू में जो सो कॉल्ड सर्वे, ओपिनियन पोल और ये सब शुरू करते हैं, जो धंधेबाजी शुरू करते हैं टीआरपी जुटाने के लिए, एक बार तो ये हद हो गई थी कि हर हफ्ते एक चैनल पर हर हफ्ते नए ओपिनियन पोल आने शुरू हुए थे। और वो मतदान के दिन से कुछ समय पहले तक, जब चुनाव आचार संहिता लग गई उसके पहले तक जारी थे। और आखिरी जो ओपिनियन पोल और सर्वे था उसमें जाकर के ये शो किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला जो एनडीए है वो बढ़त पर है। उससे पहले उसको क्रिटिकल कंडीशन में दिखाया गया था कि जैसे बहुत बड़ी मुश्किलें हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये धंधा जो चल रहा है इस देश में, इन सर्वे करने वालों का भी, तथाकथित सर्वे करने वालों का भी और मीडिया हाउसेस का भी, इस पर क्या अंकुश लगाए जाने की जरूरत नहीं है? बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर ये काली भेड़ें हैं, इनकी पहचान करने की जरूरत है और इन पर शिकंजा कसे जाने की जरूरत है। नहीं तो आखिर ये शिकंजा कौन कसेगा, मुझे ये बताइए। देखिए और मौजूदा मैंने शो आपने में कहा कि है, प्रावधान है, और उनका प्रयोग आज तक कभी चुनाव आयोग ने किया नहीं। नहीं, सरकार भी हमने जी और आपने इससे पहले किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को इतनी आक्रामकता के साथ चेतावनी देते हुए और पूरे देश के सामने और विदेश के सामने भी आंकड़े रखते हुए, प्रावधान रखते हुए देखा भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब वो मूड में है कार्रवाई करने के। अब ये हैं नेता प्रतिपक्ष, ये हैं कांग्रेस के सर्वमान्य नेता, ये वो हैं जिनको सूरत कोर्ट एक मानहानि केस में 2 साल की सजा सुना चुकी है और जिनको सुप्रीम कोर्ट से जाकर के राहत मिल गई थी। ये वो हैं जिनके साथ इस देश का सुप्रीम कोर्ट
और एक बड़ा वर्ग तुरंत खड़ा हो जाता है और हुआ हुआ करने लगता है। ये वो लोग हैं जिनके परिवार के 3-3 लोग इस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और अकेले इस परिवार के ही लोग करीब 35 से 37 साल तक राज कर चुके हैं एज प्राइम मिनिस्टर। तो कोई भी संस्थान होगा वो एक बार सोचेगा जरूर कि क्या किया जाए, लेकिन लग रहा है कि इस बार ये बचकर निकल नहीं पाएंगे। उन्होंने 7 दिन का समय दिया है इनको कि 7 दिन में या तो आप माफीनामा दें पूरे, या तो आप हलफनामा दें, या फिर पूरे देश से माफी मांगे। अगर ये दोनों चीजें नहीं होती और नहीं होंगी, जिस तरह का स्टैंड इन्होंने ले लिया है और जिस तरह तालियां पिटवाने का शौक इनको पैदा हो गया है अपने आसपास के लोगों से, उसमें लगता नहीं कि ये दोनों चीजें होंगी। तो देश भी देख रहा है, हम लोग आप भी देख रहे हैं कि चुनाव आयोग कुछ करता है या नहीं करता है, और अगर नहीं करेगा तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां होंगी। नहीं, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि आज मैं बिहार की यात्रा पे निकल रहा हूं और ये इनकी जो वोट अधिकार यात्रा है उसके साथ साथ कुछ दिन चलूंगा और बिहार में जमीनी जो हकीकत क्या है उसका जायजा लेने की कोशिश करूंगा। पर मुझे एक बात बताइए, बिहार में कल इन्होंने 2 झूठ बोले और 10 मिनट के अंदर उसका फैक्ट चेक, 10 मिनट के अंदर फैक्ट चेक हो गया था कि वो महिला जो है रंजू देवी, ऐसे कुछ नाम है उसका, उसका भी नाम बाकायदा वोटर लिस्ट में शामिल है और वो सुबोध कुमार का भी शामिल है। इसके बावजूद ये बेशर्मी से झूठ बोले जा रहे हैं। दूसरी एक रिपोर्ट सर बिहार से ये आ रही है कि इनकी सभाओं में भीड़ नहीं आ रही है बिल्कुल। तो सर इनकी सभाओं में भीड़ ना आए तो ये तो स्वाभाविक बात है, इनका कोई जनाधार यूपी बिहार में है ही नहीं। पर आपको ये क्यों, ये नहीं लगता कि राहुल जैसे पिटे हुए मोहरे, हारे हुए घोड़े, लंगड़े घोड़े की सवारी करके लालू प्रसाद यादव और उनका बेटा और उनकी पार्टी भी अपनी भद्द पिटवा रही है? भाई ये जो फ्लॉप शो में भीड़ नहीं आ रही तो इसका ठीकरा तो तेजस्वी के सिर पे भी फूट जाएगा ना कि चलो भैया कांग्रेसियों की भीड़ नहीं आई, तुम्हारी भीड़ कहां थी? तुम भी तो उस कार्यक्रम में शामिल थे, तुम्हारी भी तो ये अधिकार यात्रा है। तो सर इसमें राहुल गांधी को तो कोई फायदा नहीं होगा, ये तय है। लालू की पार्टी को तो बहुत भीषण नुकसान होता है, वो ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि भीड़ बिल्कुल नहीं आ रही उनकी सभाओं में। देखिए, आप तो अभी बिहार जा रहे हैं और जब मौके पर पहुंचेंगे तब आपसे बात हम भी करेंगे। लेकिन जो बिहार से सूचनाएं आ रही हैं वो तो ये है कि काफिला तो काफी समय पहले लुट चुका है साहब, इनके हाथ से बाजी निकल चुकी है। अब तो ये ले दे करके उस पूरी पट्टी से गुजर रहे हैं जहां जहां मुस्लिम आबादी या हाँ, मतदाता 6-8% से लेकर के 5% से लेकर के और 24-25% तक हैं। ये केवल उस पूरे इलाके से गुजर रहे हैं। अब आते हैं इस बात पर जो आपने पूछा कि साहब जब इनकी सारी जमीन खिसक चुकी और जब इनकी कोई विश्वसनीयता बची नहीं है, कोई करिश्मा बचा नहीं है, इनके नाम पर जब वोट आता नहीं है, 90 से ज्यादा विधानसभा चुनाव इनकी सरपरस्ती में कांग्रेस हार चुकी, 3 लोकसभा चुनाव निरंतरता में हार चुकी, तो आरजेडी की क्या मजबूरी है? तो इसी से आप समझ लीजिए कि ममता बनर्जी की भी कोई मजबूरी नहीं थी कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा बने। वो तो इंडिपेंडेंटली लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अपना ठीक ठाक प्रदर्शन करती आ रही है, जीतती आ रही है और अधिकांश लोकसभा सीटें भी जीतती हुई आ रही थी। या अखिलेश यादव, उनको क्या जरूरत है? वो तो सार्वजनिक तौर से कह चुके और वो वीडियो वायरल भी है कि ये कांग्रेस को वोट मत डालना, ये बहुत चालू पार्टी है। ये एक मजबूरी है इन मुस्लिम परस्त पार्टियों और नेताओं की। एक ये गलत संदेश सबके पास पहुंच चुका है या चला गया है
राहुल गांधी जिस तरीके से आरएसएस को गालियां देते हैं, नरेंद्र मोदी को भद्दी भद्दी बातें करते हैं, उनको तूम तड़ाक करके बातें करते हैं, इनको लगता है सबको कि भाई मुस्लिम मतदाता जो है वो राहुल गांधी से और कांग्रेस से बहुत खुश है, क्योंकि ये आरएसएस को और मोदी को गाली देता है और इसके पीछे खड़ा हुआ है मुस्लिम मतदाता। तो अगर इसके साथ कम सीटें देकर के ही इनको चलो काम चला लो, लेकिन इनको अपने साथ रखो, तो ये एक मैसेज है सारे राजनीतिक दलों को। इसलिए इनको, जैसे वो बंदरिया का बच्चा मर जाता है और उसको चिपकाए रहती है, कई दिन तक ऐसी चिपकाए घूमती है, यही हाल आज इन दलों की है। इनको सबको पता है कि कांग्रेस करीब करीब मृत अवस्था में है, क्योंकि केवल 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बचा है और 2 राज्यों में ये बेशर्मी के साथ सरकार में घुसी हुई है, तमिलनाडु और झारखंड में। बाकी तो कोई किस्सा बचा नहीं है। 3 बार भी अगर कोई नेता अपनी पार्टी को 100 सांसद ना जितवा पाया हो और जिस परिवार के अहंकार और जिस परिवार की जो कहना चाहिए कि दमनपूर्ण नीति के चलते बहुत सारे वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर के जा चुके हों, बहुत सारे संभावनाशील नए चेहरे भी पार्टी छोड़कर के जा चुके हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर के जितिन प्रसाद और कई नाम ऐसे हैं, सुष्मिता देव से लेकर के बहुत सारे लोग जो छोड़ करके जा चुके, उसमें क्या किसी के लिए कोई गुंजाइश है सकारात्मक देखने की? लेकिन एक न्यूसेंस वैल्यू, इनके पास एक आईटी सेल है, इनके पास एक इकोसिस्टम है, इनके पास एक लुटियन मीडिया है और अंतरराष्ट्रीय कुछ ताकतें हैं जो मोदी को नापसंद करती हैं और देश के भीतर भी ऐसी कुछ ताकतें हैं जो मोदी को नापसंद करती हैं। तो वो फंडिंग, फॉरेन फंडिंग भी और यहाँ की फंडिंग भी इनको जबरदस्त मिल रही है। तो जब तक वो सब खेल चल रहा है तब तक इनका ये उछल कूद चलता रहेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जनता का इन लोगों से मोहभंग हो चुका है। जनता इनकी असलियत समझ चुकी है कि ये फेक नैरेटिव बना रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ के आधार पर ही अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हैं। देश के लिए, राष्ट्र के लिए, सेनाओं के लिए, जो एक नेशनल प्राइड होता है, उसके लिए अब ये ना चिंता करते हैं, ना इनको कोई शर्म लिहाज बची है। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद इनका क्या रवैया रहा है, ये पूछने के बजाय कि आपने पाकिस्तान में कितने आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए, कितने एयरबेस ध्वस्त किए, ये प्रधानमंत्री से ट्वीट करके पूछ रहे थे कि 5 जहाजों के गिरने का सच क्या है। ये लाल किले की प्राचीर से जब देश का प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करता है तो इनमें से कोई भी वहां जाता नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये किस कंडीशन में पहुंच चुके हैं। और जहां तक भीड़ ना जुटने की सवाल है, बाबा जी आपने भी देखा होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ, वो तो में वो कह रहे हैं कि आप लोग अगर नहीं सुनना चाहते हैं, आप लोग अगर नहीं बैठ रहे हैं और मैं बोलता रहूंगा, चाहे जब 10 लोग बचेंगे तब भी मैं बोलता रहूंगा। इसका मतलब कोई इनकी अब सुनने को भी तैयार नहीं, कोई इनका भाषण भी सुनने को तैयार नहीं है। सबको अंदाजा हो चुका है कि इनके भाषण में होगा क्या। तो ठीक है सर, मैं आज बिहार के लिए निकल रहा हूं और मैं बिहार से ग्राउंड रिपोर्ट आपके साथ साझा करूंगा, सभी दर्शकों के साथ साझा करूंगा। सभी दर्शक मुझे फॉलो करें, मेरी बिहार यात्रा को फॉलो करें। ओंकार सर, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब आगे तो सर बिहार से ही बात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।